हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागक्ष। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 की जियोग्राफी की फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का चैप्टर जो सेकंड है हमारा, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो इस चैप्टर के कुछ मेन जनरल टॉपिक्स है, जैसे जनरल चीजें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ठीक है, पीपल्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब जो लोग होते हैं ना, वही असली पूंजी होते हैं किसी भी देश की, रियल वेल्थ होते हैं कंट्री की। ठीक है, कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। मतलब जो कोई देश है वो उसके लोगों के द्वारा जाना जाता है, लोगों के उससे जाना जाता है, नहीं कि लोग देश के उससे जाने जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जनसंख्या है वो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कैसे? मतलब जो लार्ज एरिया है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लो है, जो स्मॉल एरिया है वो बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन पाई जाती है, इसलिए कहा गया है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया। मतलब जो पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारा पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हेल्प करता है हमें समझने में कि कोई भी जैसे एरिया है उसका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा, मतलब वहाँ पे कितने लोग कितनी क्वांटिटी में रहते हैं। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, वो पैटर्न होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये हमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक हमें उस एरिया का पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब जो 90% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 90%, वो 10% ऑफ लैंड एरिया पर रहती है। मतलब 90% जो जनसंख्या है वो हमारी कुल जो वर्ल्ड की 10% जो लैंड है ना, उसी पर रहती है, और 10% 90% लैंड पर रहती है। ठीक है, 10% पॉपुलेशन 90% लैंड पर रहती है, और 90% पॉपुलेशन 10% लैंड पर रहती है। तो इसलिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कहा गया है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। ठीक है, The 10 most population countries of the world contribute about 60% of the world population। मतलब जो 10th most populated countries है ना वर्ल्ड की, ठीक है, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वो 60% आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, और 6 आर लोकेटेड इन एशिया। मतलब और उन 10 मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज में जो 6 कंट्रीज है ना, वो एशिया के अंदर लोकेटेड है। वो अब जो 6 कंट्रीज है ना, उनके नाम है चाइना, इंडिया। ठीक है, चाइना नंबर 1, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना के अंदर पाई जाती है, सबसे बड़ी जनसंख्या चाइना की है, नंबर 1 पे आता है। उसके बाद इंडिया। ठीक है, इंडोनेशिया भी एशिया के अंदर आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया। ठीक है, फिर जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, यूएसए। ये 10 कंट्री, चाइना, ठीक है, 10 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, इनमें 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की 60% ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। मतलब जो ईच यूनिट होती है ना, मतलब कोई भी यूनिट होती है जो लैंड की, उसके पास उसकी कैपेसिटी होती है लोगों को सपोर्ट करने की, जो उस पर रह सकते हैं। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी होती है सपोर्ट करने की लोगों को, कि वो उस पर रह सके। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड। मतलब और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो जरूरी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो रेशियो होता है बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल्स टू द साइज ऑफ द लैंड। मतलब जो डेंसिटी है ना पॉपुलेशन की, उसको इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि जो रेशियो होता है ना लोगों के बीच में, और जो साइज होता है लैंड का या एरिया का, ठीक है, उनके बीच में जो रेशियो होता है उसको पता लगाने के लिए हमें समझ आ जाए। ठीक है, द साइज ऑफ द लैंड, रेशियो मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो रेशियो होता है ना पॉपुलेशन डेंसिटी का, जो रेशियो होता है वो मेजर किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतने एक पर स्क्वायर किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक स्क्वायर किलोमीटर के 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1.5 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, 1.5 लाख लोग रहते हैं।
ठीक है, और एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, तो 1.5 लाख को 100 स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 1500 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। मतलब 1500 स्क्वायर किलोमीटर 1500 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला है densely populated part of the world with more than 200 persons on every square kilometer। मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है ना वर्ल्ड के, बहुत ज्यादा जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है, जो पार्ट है वर्ल्ड के, उनमें मोर दी 200 पर्सन ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 200 लोगों से ज्यादा लोग पाए जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, मतलब दो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो यूरोप का, और साउथ में और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है, वो 200% से भी ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन मैप में भी आ सकता है कि 200% से मतलब 200 लोगों से ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मैप में इंडिया को शो कर देना, ठीक है, इंडिया को, चाइना को, ठीक है, इन एरिया को शो कर देना, थोड़ा अमेरिका का भी, वेस्टर्न और यूरोप का भी वेस्टर्न पार्ट। These areas like those near the north and south pole, hot and the cold desert and high rainfall zones near the equator have very low density of population। मतलब वे एरियाज जो पास पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के, और जो बहुत ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, हाई रेनफॉल होते हैं, जोन्स होते हैं, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, ठीक है, हैव वेरी लो डेंसिटी। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड और हॉट डेजर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज बारिशें होती हैं, हाई रेनफॉल होता है, ठीक है, और साउथ और नॉर्थ पोल के पास जो एरियाज होते हैं, ठीक है, और इक्वेटर्स के पास जो होते हैं एरियाज होते हैं ना, वहां पर बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में लोगों को रहने का ना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनको उनकी हैबिट नहीं होती वहां पर रहने की, ठीक है, सुटेबल नहीं होता वो एनवायरनमेंट उनके लिए। स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन विद लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कुछ ऐसे इलाके, कुछ मतलब बहुत ज्यादा, और जो ये इलाके होते हैं ना जहाँ पर इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे इलाके होते हैं कि यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में एक से भी कम बंदा पाया जाता है, लेस देन 1 पर्सन, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। 10 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर इन दीज एरियाज। मतलब जो हमारे हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, हाई जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वे एरियाज होते हैं वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक से भी कम बंदे पाए जाते हैं, ठीक है, एक या एक से कम, ठीक है, ऐसे बंदे एक बंदा ही, एक या दो बंदे ही पाए जाते हैं, बहुत कम बंदे पाए जाते हैं। और जो हमारे कुछ एरियाज है जहाँ पर 11 से 50 बंदे पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न चाइना, जो वेस्टर्न चाइना है वहां पर भी 11 से 50 बंदे पाए जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। साउथर्न इंडिया में ठीक है, इंडिया, एशिया का नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप, और ठीक है, स्वीडन यूरोप में है, वहां पर भी 11 से 50 बंदे ही पाए जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब हमारा गाइस अगला टॉपिक स्टार्ट होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर है, ज्योग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। हम पहले ज्योग्राफिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, फिर उसके बाद कल्चरल और सोशल फैक्टर, ठीक है। पहले हम ज्योग्राफिक फैक्टर के बारे में बात करें। ये हमारे ज्योग्राफिक फैक्टर में 4 फैक्टर्स आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, ठीक है, क्लाइमेट, सोइल। पहले हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। जो वाटर है हमारी लाइफ का, जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। People prefer to live in these areas where fresh water is easily available। मतलब जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर जो फ्रेश वाटर है इजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। Used for drinking, bathing and cooking, also for cattle crops industries। और जिनको इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कृषि करने के लिए, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेशन, सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो रिवर वैलीज आर मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है।
जो मतलब जो रिवर वैलीज होती है ना, वो जो बहुत ज्यादा डेंसली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं एरिया होते हैं वर्ल्ड के रिवर वैलीज, ठीक है। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक जियोग्राफिकल फैक्टर में से आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी ना वहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन पाई जाएगी। लैंड फॉर्म्स, ठीक है, अब हमारे लैंड फॉर्म्स पे आते हैं हम, बी पॉइंट है हमारे लैंड फॉर्म्स। पीपल्स प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स, मतलब जो लोग है ना वो पसंद करते हैं रहना फ्लैट प्लेन्स और जो जेंटल स्लोप्स है, मतलब वे फ्लैट प्लेन्स पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे इलाका फ्लैट हो। वे ऊंचाई पर भी रहना पसंद नहीं करते, ना ही वो जो इलाके टेढ़े मेढ़े हिली एरियाज में लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। वे प्लेन और फ्लैट सरफेस इस पर प्लेन्स पर रहना पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि जो कुछ ये एरियाज होते हैं ना ये फेवरेबल होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फेवरेबल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर जो फ्लैट प्लेस है वहाँ पर रोड भी अच्छे से बनाए जाते हैं, ज्यादा मेहनत ही नहीं लगती, आसानी से रोड्स बन जाते हैं और इंडस्ट्रीज भी अच्छे से लगाई जा सकती है, ठीक है। अब हमारा इस लैंड फॉर्म्स का भी पॉइंट है, जो माउंटेनियस और हिली एरियाज होते हैं ना, माउंटेनियस हिली एरियाज आर एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, मतलब जो माउंटेनियस और हिली एरियाज होते हैं ना, जो डेवलपमेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, उसको होने नहीं देते, उसको हिंडर कर देते हैं, छुपा देते हैं, क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट होती है ना बहुत ज्यादा हाई कोस्ट पर होती है, क्योंकि जो माउंटेन हिली एरिया होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वहां पे उनको पहले फ्लैट करना पड़ता है ऊंचाई तक, वहां पे बहुत ज्यादा मेटेरियल लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, इसलिए, और वहां पर कोई भरोसा नहीं, तो कभी भूकंप आ जाते हैं, हिली एरिया में रोड टूट जाते हैं, मलबा आ जाता है, तो ठीक है वहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाती अच्छे से। नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, और जो माउंटेनियस और हिली एरियाज है ना वो एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको फेवर नहीं करते, ठीक है, उसको फेवर नहीं करते, और लेस पॉपुलेटेड, ठीक है, और जो हिली और माउंटेनियस एरियाज होते हैं ना वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं, और जो गंगा प्लेन्स होते हैं ना, मतलब जो गंगा नदी रिवर्स वैलीज के बाद गंगा प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैट प्लेन्स होते हैं एरियाज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। माउंटेन्स आर स्केरली पॉपुलेटेड, जो माउंटेन्स है हिमालयन रीजन है जैसे इंडिया का, ठीक है, माउंटेन एरियाज है वो बहुत ज्यादा स्केरली बहुत ज्यादा लो पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर, ठीक है। अब हमारे गाइस सी क्लाइमेट स्टार्ट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वो या बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड, या मतलब गर्मी जो सही ना जा सके, जैसे डेजर्ट्स में पाई जाती है गर्मी, या कोल्ड हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में, ठीक है, वो अनकंफर्टेबल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, लोग वहां पर अनकंफर्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है, वहां पर रहने कंफर्टेबल नहीं हो सकते, और वो वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होती लोगों को वहां रहने की, ठीक है, हैबिट नहीं होती। एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, ठीक है, जो लोग है ना वो वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर एक कंफर्टेबल क्लाइमेट होगा। नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, और जहां पर बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होगी वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, एरियाज वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा जो हैवी रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट, मतलब एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट रहता है, मतलब जो हमेशा मौसम खराब रहता है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, ठीक है, सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा लो पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। सी हमारा अब डी पॉइंट है सोइल, फर्टाइल सोइल इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब जो हमारी फर्टाइल सोइल है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए और अलाइड एक्टिविटीज के लिए। एरियाज विच हैव द फर्टाइल लोआमी सोइल हैव मोर पीपल लिविंग ऑन इट, मतलब जो एरियाज जहां पर फर्टाइल लोआमी सोइल होती है वो मोर वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया तो होता है जहाँ पर फर्टाइल मतलब उपजाऊ लोआमी सोइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और
जो जहाँ पर सोइल अच्छी होगी ना वहाँ पे इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है उसको भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब गाइस हमारा जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आते हैं, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जियोग्राफिक फैक्टर खत्म हो गए हैं, अब इकोनॉमिक फैक्टर स्टार्ट होंगे, ठीक है। कि इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी तरफ, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाती है वहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण। मिनरल्स, पहला हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है मिनरल्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में मिनरल्स, ठीक है, मतलब धातु, खनिज। मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, मतलब मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स है ना वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो खनिज, जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं ना, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला पाया जाता है, जो सोने की खान होती है कोयला होता है, ठीक है, या जहाँ से मेटल्स निकाले जाते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स निकाले जाते हैं जमीन से खोद कर, ठीक है, माइनिंग की जाती है, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रीज एक्ट्रैक्ट होती है, माइनिंग डिपॉजिट होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज एक्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पर औद्योगिकी ज्यादा हो गया, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज एक्ट्रैक्ट होंगी। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब और जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, मतलब जो माइनिंग एक्टिविटीज को कहते हैं, तो जमीन में से जो खनिज निकाले जाते हैं उसको माइनिंग कहा जाता है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ना वो रोजगार जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मूव्ड टू दीज एरियाज, मतलब जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स है ना वो इंडस्ट्रीज लगने के बाद जहां पर इंडस्ट्रीज लगी है उस एरिया की तरफ मूव करते हैं और उसको वहां कर रहते हैं और उसको डेंसली पॉपुलेट करते हैं, ठीक है, एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जांपल, मतलब इसका एक एग्जांपल भी है, जो कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट है इन अफ्रीका, मतलब जो कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट है अफ्रीका की, वो इसका मिनरल्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अफ्रीका में है कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट। अब हमारा इकोनॉमिक फैक्टर का सेकंड पॉइंट अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण कैसे अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ, उसके बारे में बात करते हैं। अब सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो सिटीज होती हैं वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, ठीक है। मतलब जो शहर होते हैं ना वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, जो रोजगार होता है ना बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज होती है वहां पर रोजगार की बहुत ज्यादा, ठीक है। एजुकेशनल फैसिलिटीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिलता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होता है वहां पर सिटीज में। इट लेड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और शहरीकरण के कारण लोग गांव से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, लोग गांव से शहरों के अंदर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। एंड सिटीज ग्रो इन साइज, और जो शहर है सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, उनका जो साइज है वो ग्रो होता जाता है। मेगा सिटीज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर, और जो मेगा सिटीज है मतलब जो मेगा सिटीज है वो लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को हर साल अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण, ठीक है। प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो प्रोवाइड कराता है, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। औद्योगिकरण में खाली जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं ना वे इंक्लूड नहीं होते कि फैक्ट्री वर्कर्स या वहां पर आकर उस एरिया को पॉपुलेट कर देंगे, नहीं, मतलब जब फैक्ट्री वर्कर्स आए, ठीक है, बट जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करते हैं, शॉपकीपर्स वहां पर दुकान लगाएंगे, बैंकिंग एम्प्लॉइज भी हैं, डॉक्टर्स वहां पर डॉक्टर्स भी आएंगे, किसी को दवाई, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज भी होगी वहां पर, टीचर्स भी आएंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज भी वहां पे बढ़ेगी, ठीक है, अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी आएंगे, ठीक है। तो औद्योगिकरण भी एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो इसका जो कोब ओसाका रीजन है ना, मतलब कोब ओसाका रीजन है एक जापान में, ठीक है, वो जो बहुत थिकली पॉपुलेटेड है और उसका बहुत बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, वो इसका एक एग्जांपल दिया गया है, जो कोब ओसाका रीजन है जापान का बहुत थिकली पॉपुलेटेड है क्योंकि वो वहां पर बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस है इंडस्ट्रीज की, बहुत ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज पाई जाती है, ठीक है।
गाइस हमारा इकोनॉमिक फैक्टर भी कंप्लीट हो गया है, अब हम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर पे आते हैं, ठीक है। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। मतलब जो कुछ सम प्लेसेस होते हैं, मतलब कुछ प्लेसेस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, मोर पीपल्स बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ ऐसी जगह होती है जो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे लोगों को क्योंकि वहां पर धार्मिक, रिलीजियस और कल्चर मतलब सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर हो गए। और कल्चरल फैक्टर क्या होता है, इसी सेम, ठीक है, सेम इसी के सेम वे होता है एक, इसी का उल्टा लगा लो आप। पीपल टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट। तो लोग है ना वहां रहना पसंद नहीं करेंगे जब पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होगा, ठीक है। वहां पर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होगा नहीं, अनरेस्ट होगा तो वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां से माइग्रेट होंगे, ठीक है। तो और वो एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे सोशल और कल्चरल फैक्टर होंगे मिले, ठीक है। रीजनल और कल्चरल फैक्टर वहाँ पे उनको अच्छे से प्रोवाइड हो, उनको मिले, ठीक है। तो वहां जाकर वो वहां जाकर रहेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है, और उस एरिया को डेंसली पॉपुलेटेड बनाएंगे, इसलिए इसको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी है, ठीक है। गाइस अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड टाइम देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। गाइस हमारे जो फैक्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, ज्योग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल कल्चरल फैक्टर, ठीक है, हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से। The change in the number of persons of a place during a specific period of time, it may be positive or negative। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन है, मतलब चेंज होता है नंबर्स ऑफ पर्सन ऑफ अ प्लेस, ठीक है। नंबर्स में पर्सन के जो नंबर्स उनमें चेंज होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव जो चेंज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब चेंज होना पॉपुलेशन में इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। हमारा सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज, मतलब दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। मतलब जो ग्रोथ रेट होता है ना वो पॉपुलेशन का, वो एक चेंज होता है पॉपुलेशन में जो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, उसको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। This is the population increase by difference between birth and death in a particular region between 2 point of time। मतलब ये एक पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होती है इंक्रीज होती है बाय डिफरेंस बिटवीन, जो बढ़ जाते हैं डिफरेंस के बीच में बर्थ और डेथ के इन अ पर्टिकुलर रीजन में बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, उसको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, हमारा 4 पॉइंट है इसमें कंसेप्ट है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। When the birth rate is more than death rate between 2 point of time, or when people from other countries migrate permanently to a region। मतलब जब जो बर्थ रेट है ना, मतलब जो बर्थ रेट है वो ज्यादा हो डेथ रेट से, 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो और when फ्रॉम अदर कंट्रीज जो और दूसरे देशों जो लोग हैं वो माइग्रेट करें परमानेंटली एक रीजन में, उस रीजन में जहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, मतलब जो बर्थ रेट है वो भी डेथ रेट से बहुत ज्यादा है, ठीक है। और 2 पॉइंट ऑफ टाइम, और जो लोग हैं माइग्रेट कर रहे हैं उसी कंट्रीज में परमानेंटली रीजन में, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, अब हम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। इफ द पॉपुलेशन decrease between 2 point of time, it is known as negative growth of population। मतलब जब एक पॉपुलेशन डिक्रीज करती है, ठीक है, एक पॉपुलेशन डिक्रीज करती है बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, उसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसका सीधा ये समझ लीजिए, जब when the birth rate falls, मतलब जो बर्थ रेट है फॉल गिर जाता है बिलो द डेथ रेट,
मतलब जो बर्थ रेट नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जब होती है, जब बर्थ रेट है गिर जाता है, ठीक है, मतलब बर्थ रेट कम हो जाता है और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। एंड पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, ठीक है, और जो लोग है ना माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, मतलब बर्थ रेट भी डाउन हो गया, डेथ रेट बढ़ गया, ठीक है, और जो लोग हैं वो भी माइग्रेट करें अदर कंट्रीज में, उसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म होता है और हम अगला कंसेप्ट पे आते हैं, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब पॉपुलेशन चेंज के कौन कौन से कंपोनेंट हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं गाइस। 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हमारे 3 कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के, जैसे बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ठीक है। पहले हम बर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेथ के बारे में, फिर माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोनेंट है पॉपुलेशन की जनसंख्या कैसे कैसे चेंज होती है, बदलती है, ठीक है। दी CBR, मतलब CBR का मतलब है क्रूड बर्थ रेट, दो दी क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर टू लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 वुमेन। मतलब जो क्रूड बर्थ रेट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जो जिन लाइव बर्थ होते हैं, जो जितने बच्चे, ठीक है, जन्म लेते हैं एक साल में, ठीक है, पर 1000 ऑफ वुमेन्स में, उसको क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब ठीक है, वुमेन को पर 1000 वुमेन्स के उससे किया जाता है इसको कैलकुलेट, और इसका फॉर्मूला है क्रूड बर्थ इक्वल टू मतलब बर्थ ईयर प्लस मतलब पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, मतलब जो डेथ रेट है ना, मतलब जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जब भी नहीं बढ़ती है कि बर्थ रेट बढ़ गया, बट वो जब भी बढ़ती है जब डेथ रेट डिक्रीज हो जाए। मतलब बर्थ रेट के बढ़ने से ही पॉपुलेशन नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर जन्म हो रहा है बच्चों का, ठीक है, पर ये इससे भी बढ़ती है कि जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो कम हो गया, लोग बहुत कम मर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई, डेथ रेट कम होने लग गया, बीमारी भी नहीं हो रही है, ठीक है। Decreasing death rate, CDR crude death rate is a simple method of measuring mortality of an area। मतलब जो क्रूड डेथ रेट है ना, एक सिंपल मेथड है मेजर करने के लिए जो मोर्टेलिटी होती है किसी भी एक एरिया की, जो मृत्यु दर होता है, ठीक है। CDR को मेजर करने के लिए सेम ही फॉर्मूला है, बस बर्थ की जगह आप D लगा देना, ठीक है। माइग्रेशन, अब हमारा अगला टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज माइग्रेशन, ठीक है। When people move from one place to another, the place they move from is called place of origin, ठीक है। मतलब जो लोग है ना, जब लोग माइग्रेट करते हैं एक मूव वन प्लेस टू अदर, ठीक है, उसको माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। और जो जहां से लोग मूव करते हैं ना उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन बोला जाता है, और जहां वे लोग माइग्रेट होकर जा रहे हैं उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोला जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, द प्लेस they move is called the place of destination। when the place of origin decrease, मतलब जब प्लेस है, जो प्लेस है ओरिजिन का वो डिक्रीज हो जाएगा तो शो अ इंक्रीज इन डेस्टिनेशन, ठीक है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब जब जो पॉपुलेशन है प्लेस ऑफ ओरिजिन में जो डिक्रीज होगी, तो जो मतलब जहाँ पे मूव कर रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, माइग्रेशन के कारण। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल, मतलब जो माइग्रेशन होती है ना वो परमानेंट भी होती है, टेम्पररी भी होती है और सीजनल भी होती है। परमानेंट होती है मतलब अगर आप एक जगह से माइग्रेट हुए, जैसे आप अपने गांव से माइग्रेट हुए, आप शहर में रहने लगे, वहीं आपका रहना है, आपने वहीं घर ले लिया है, आप वहीं पे सेटल हो गए हो, जो वो ठीक है, उस पर वो परमानेंट माइग्रेशन का है, आपको वापस कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। और एक होता है टेम्परेरी माइग्रेशन, मतलब काम किया, पैसे कमाए और चले गए, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर दूसरी स्टेटों से लोग आते हैं, माइग्रेट होते हैं, काम उन्होंने कुछ 2-3 महीने काम करते हैं, ठीक है, फिर चले जाते हैं, उसको टेम्परेरी कहा जाता है, ठीक है। और जो सीजनल होता है ना, सीजनल माइग्रेशन होता है कि जब लोगों को मतलब सीजन आ जाए, जैसे यहाँ पे इंडिया में जैसे कोई मंथ जब चावल बोए जाते हैं, धान की खेती की जाती है, तो बिहार से बहुत सारे, बिहार, यूपी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ से लोग आते हैं धान की खेती करने, ठीक है। तो वे
होते हैं 2-3 महीने यहाँ पे काम करते हैं फिर चले जाते हैं, इसको सीजनल माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, माइग्रेट हुए फिर चले गए, काम किया चले गए। इट टेक प्लेस टू रूरल एरियाज, मतलब और जो माइग्रेशन होती है वो 4 तरीके की होती है। ठीक है, मतलब रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और रूरल टू अर्बन। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज और अर्बन टू रूरल एरियाज और रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन और माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कोल्ड इमिग्रेंट्स, मतलब माइग्रेंट हु इनटू अ न्यू प्लेस, जो मूव कर जाते हैं एक नए प्लेस पर जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, शरणार्थी। ठीक है, प्रवासी कहा जाता है। कम इन अ न्यू प्लेस। ठीक है, इमिग्रेशन का और इमिग्रेंट का सीधा सा मतलब है कि एक नई जगह पर जाना है, नई जगह पर आना। ठीक है, उसको इमिग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। और इमिग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। मतलब इमिग्रेशन और अरे जो ई माइग्रेशन है, ई माइग्रेशन का मतलब होता है तो माइग्रेंट है वो मूव कर जाते हैं एक जगह से, वो अपना जो एक प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उसको ई माइग्रेंट्स कहा जाता है। मतलब लीव द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ जो उनकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को छोड़ के चले जाना। ठीक है, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। अब पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। जो लोग है ना वो माइग्रेट क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लोग माइग्रेट करते हैं बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के लिए, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के लिए। ठीक है, अब माइग्रेशन है, माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। तो माइग्रेशन के होने के 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश का मतलब होता है धक्का धकेल देना और पुल होता है खींचना। ठीक है, पुश फैक्टर में हम ये समझे कि लोग वहां से क्यों भाग जाते हैं। ठीक है, पुश फैक्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग वहां से भाग जाते हैं किन कमियों के कारण, और पुल फैक्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लोग वहां पर किस चीज को लेके अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हम पहले पुश फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव। मतलब जो पुश फैक्टर में है ना, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ना वो लेस अट्रैक्टिव होने लगती है फॉर रीजन लाइक, जो उसके कई सारे रीजन है लेस अट्रैक्टिव होने के। वहां पर बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पुअर लिविंग कंडीशन होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। ठीक है, मतलब जो लोग सत्ता में रहते हैं ना उन्हीं के शासन, वे दादागिरी करते हैं, टर्मोइल। ठीक है, और अनप्लीजेंट क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट है वो भी अनप्लीजेंट रहता है। नेचुरल, बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं इसलिए भी माइग्रेट करना पड़ता है। अपेंडेमिक्स, बीमारी, मतलब वहाँ पे बीमारियां ज्यादा होती हैं इसलिए भी माइग्रेट करना पड़ता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब जो वहाँ पर कई जगह मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, मतलब लोगों की जो सोच होती है ना ठीक है, वो बहुत ज्यादा पिछड़ी होती है। ठीक है, इसलिए लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं कहीं। हम पुल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव। मतलब पुल फैक्टर का मतलब जो प्लेस है डेस्टिनेशन, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, मतलब जो लोगों को अट्रैक्ट करे। पुल फैक्टर का मतलब द प्लेस विच अट्रैक्ट द पीपल्स। ठीक है, अट्रैक्ट करे अपने लोगों को अपनी तरफ। ठीक है, और देन एक प्लेस ऑफ ओरिजिन थे फॉर जो अब रीजन, एक प्लेस ऑफ ओरिजिन से अट्रैक्ट करे अपनी और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ जिसके रीजन होते हैं। ठीक है, लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं पुल फैक्टर? ठीक है, क्योंकि वहां पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छी लिविंग कंडीशन होती है, वहां पे पीस और स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, हमारा पुल फैक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब पुल और पुश फैक्टर में ना आपका डिफरेंस भी आ जाता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपका डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंशिएट करो पुश एंड पुल फैक्टर को, या व्हाट इज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन पर पूछ लेते हैं, कमेंट कीजिए माइग्रेशन के ऊपर 3 नंबर में पूछ लिया, 4 नंबर में पूछ लिया। ठीक है, तो आपको माइग्रेशन के बारे में लिखना होगा। ठीक है, वो माइग्रेशन का लिख दिया, इमिग्रेशन ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे, पुल और पुश फैक्टर के बारे में बताना होगा। ठीक है, पर इसमें तो आपको 2 ही नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है ना माइग्रेशन का, दूसरी बुक में आपका एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर है माइग्रेशन, उसमें से आता है। ठीक है, अब हम
ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब हमारा पुश और पुल फैक्टर खत्म हो चुका है, अब ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ पे आते हैं। दी पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज मोर देन 6 बिलियन, मतलब जो पॉपुलेशन है ना अर्थ पर वो 6 बिलियन से भी ज्यादा है, 6 बिलियन से भी ज्यादा है। इट ग्रो टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज, मतलब और ये बढ़ती जा रही है इस साइज में सेंचुरीज से, ठीक है, सदियों से। इन दी अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली, मतलब अर्ली पीरियड्स में, पहले के समय में जो पॉपुलेशन थी ना वर्ल्ड की वो बहुत धीरे धीरे स्लोली ग्रो करती थी, ठीक है। इट इज ओनली द लास्ट 100 years दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एट अलार्मिंग रेट, मतलब ये खाली पिछले 100 सालों से ही हो रहा है, पिछले लास्ट के 100 सालों से हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है अलार्मिंग रेट पर, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या, ठीक है। अराउंड 1750 के करीब, मतलब अराउंड 1750 1750 के करीब एट द डाउन ऑफ, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई 1750 के करीब में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी ना वो 550 मिलियन थी, देख लीजिए कहाँ बिलियन कहाँ मिलियन, ठीक है, 550 मिलियन थी जो पॉपुलेशन, ठीक है, 750 में, ठीक है। ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन को का भाई पता लगाने के लिए पॉपुलेशन नहीं जल्दी कैसे बढ़ती है, हम इसको एक बार ये जो ग्राफ है इसको देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन थी ना 1830 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी, ठीक है। 1830 में हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, उसको 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 100 साल लगे, ठीक है, 100 years लग गए, ठीक है। अरे इतना तो चलो 1 से 2 होने में, डबल होने में चलो 100 साल लगे, बहुत बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है। फिर 1930 में 2 बिलियन हो गई हमारी पॉपुलेशन, और 2 बिलियन से उसको 3 बिलियन होने में कुल 30 साल लगे। तो ये देखिए 100 साल से एकदम कितना गैप कम हो गया, 100 से सीधा 30 साल रह गए, 30 साल में डबल हो गई पॉपुलेशन, 2 से 3, ठीक है। फिर 30 साल में डबल होगी, ठीक है। तो 3 बिलियन होने के बाद 1960 में जो पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन हो गई थी, ठीक है। 1960 में पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई, और उसको 3 बिलियन होने में कुल 14 साल लगे थे, ठीक है। एक मिनट रुकना गाइस, 100 years, ठीक है, 2 बिलियन, हाँ ठीक है, 15 साल लगे थे, ठीक है। 3 बिलियन होने में 15 साल लगे थे, और फिर 3 बिलियन से 4 बिलियन होने में उसको कुल 12 साल लगे, ठीक है। 1960 में 3 बिलियन हो गई, 1975 में 1975 में जो पॉपुलेशन है वो 4 बिलियन हो गई थी, उसको 12 साल लगे डबल होने में। फिर 5 बिलियन होने में उसको फिर 12 साल लगे, ठीक है, यहाँ पे चलो कॉन्स्टेंट चल गई थी, ठीक है। फिर 6 बिलियन होने में फिर 1999 में जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो गई, ठीक है। तो अगर चेक कर लीजिए पॉपुलेशन का जो डबलिंग रेट है ना, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, वो जो टाइम का गैप है ना वो बहुत कम होता जा रहा है, देखिए कहाँ 100 years, फिर 30, फिर 15, फिर 12, ठीक है, अब 12 ही चल रहा है। तो गाइस हमारी ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, अगर जो बाकी के टॉपिक बचे हुए ना हम अगले वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के लिए, धन्यवाद।